साथियों, जय हिंद। मैं आपका दोस्त डॉक्टर अशोक शर्मा आप सब लोगों का आपके अपने यूट्यूब चैनल इंग्लिश विद डॉक्टर अशोक शर्मा में स्वागत करता हूं। दोस्तों, इस सेशन में हम क्या क्या पढ़ने वाले हैं एक बार मैं आप लोगों को थोड़ा ब्रीफ बता देता हूं। क्या हम इस सेशन में पढ़ने वाले हैं, आपके लिए सेशन कैसे उपयोगी होने वाला है। यदि आप एसएससी, बैंकिंग, एयरफोर्स, नेवी इस प्रकार की कोई तैयारी कर रहे हैं तो आप लोगों के लिए सेशन बहुत बहुत उपयोगी होने वाला है। इस सेशन में हम क्या करेंगे, ब्रीफ में आप लोगों को बता दूं। सबसे पहले हम इस सेशन में आंसर करेंगे टू वार्म अप क्वेश्चन। मैं आप लोगों को रोजाना एक क्वेश्चन देता हूं इस सेशन में, जो क्वेश्चन टाइम्स ऑफ इंडिया के एडिटोरियल से होता है। एक या दो सेंटेंसेस होते हैं, इन से एक या दो सेंटेंसेस को आप लोगों को हिंदी में ट्रांसलेट करना होता है। आप लोगों को ये बताना होता है कि इसका सब्जेक्ट कहाँ है। ये रोजाना मैं आप लोगों को होमवर्क देता हूँ, क्योंकि जब तक आप खुद प्रैक्टिस नहीं करेंगे आपको कोई नहीं पढ़ा सकता। मेरे में ऐसी कोई ताकत नहीं है, कोई जादू नहीं है कि मैं आपको बताऊंगा और आप सीख जाएंगे। बेटा, आप लोगों को खुद को पढ़ना पड़ेगा। तो ये आप लोगों के लिए प्रैक्टिस हम इसमें करेंगे। उसके बाद इसी तरीके से आज का मैं आप लोगों को वार्म अप क्वेश्चन दूंगा। ये भी टाइम्स ऑफ इंडिया के एडिटोरियल से होता है। 3-4 सेंटेंस हैं आज के, थोड़ा बड़ा है। तो इन 3-4 सेंटेंसेस को आप लोग ट्रांसलेट करने की कोशिश करेंगे, समझने की कोशिश करेंगे। जब आप खुद समझेंगे तो चीज़ें बहुत अच्छी हो जाएंगी। और आज से हमने एक नया सेशन और शुरू किया है, एक नया आप लोगों के लिए शुरू किया, वो है ट्रांसलेट द फॉलोइंग सेंटेंसेस इनटू हिंदी। या फॉलोइंग सेंटेंस, एक सेंटेंस तो दो हो सकते हैं, उनको आप लोगों को इंग्लिश में ट्रांसलेट करना है। मैं आप लोगों को हिंदी में दूंगा और आप लोग उसको इंग्लिश में ट्रांसलेट करेंगे। बेटा, ये जो सेशन मैं आप लोगों के लिए डिजाइन करता हूँ ये बहुत ही साइकोलॉजिकली एंड साइंटिफिकली चेक किया होता है किस तरीके से बच्चा बहुत ज़्यादा सीख सकता है मात्र 45 मिनट के सेशन में, कभी 35 मिनट के सेशन में, यानी 35 से 45 मिनट के सेशन में आप सब लोगों को वो सब चीज़ें मिलती हैं जिससे आप लोगों के इंग्लिश सीखने की जो दर है, जो गति है, वो बहुत बढ़ जाती है। आप लोगों को ये करना, देखिएगा, ये सेंटेंस मैं आप लोगों को दूंगा और इस सेंटेंस की जो हिंदी मैंने लिखी हुई है आप लोग इसको इंग्लिश में ट्रांसलेट करेंगे। ये भी मैंने टाइम्स ऑफ इंडिया के एडिटोरियल से लिया हुआ है, आज के एडिटोरियल से लिया हुआ है। उसके बाद देखिएगा हम क्या देखेंगे, उसके बाद हम देखेंगे द हिंदू एडिटोरियल, वोकैबुलरी, एसएससी, आईबीपीएस के जो क्वेश्चंस होंगे एसपी बख्शी से। एसपी बख्शी से आज हमने इडियम्स एंड फ्रेजेस नहीं लिए हैं, आज हमने होमोनम्स लिए हैं। मतलब ऐसे शब्द जिनका उच्चारण एक जैसा हो लेकिन उनका मीनिंग अलग अलग होता है, ये सब चीज़ें देखेंगे। एसपी बख्शी की बुक आप सब जानते हैं। उसके बाद हम कॉमन एरर्स के क्वेश्चन लेंगे, जो एमबी के जो पुराने सेट्स हैं, प्रीवियस ईयर के पेपर सेट, उनसे करेंगे। और उसके बाद हम लोग करेंगे एसपी गुप्ता से, जिसमें एक सेंटेंस में 2 खालिस्तान मिलते हैं, उनको करेंगे। और उसके बाद आज का जो द हिंदू का एडिटोरियल है, बहुत शानदार एडिटोरियल है। आज के द हिंदू के एडिटोरियल को वर्ड टू वर्ड पढ़ेंगे, उसकी ग्रामर जानेंगे। इतना शानदार सेशन ये होने वाला है आज का। तो मुझे लगता है कि आप सब लोग इस सेशन को अंत तक जरूर देखेंगे। जिनको इंग्लिश सीखना है वो तो जरूर देखेंगे, और जिनको नहीं सीखना है वो अपने हिसाब से देखें या नहीं देखें, कोई विशेष फर्क नहीं पड़ता है। यदि आप चैनल पे पहली बार हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और अपने साथियों के साथ भी साझा कीजिएगा। इस सेशन की जो हम शुरुआत करते हैं वो एक बूस्टर थॉट से करते हैं। एक शानदार थॉट होता है जिस पे हम चर्चा करते हैं, और आज का थॉट देखिएगा क्या है। इफ यू टीच ए मैन एनीथिंग, यदि आप एक आदमी को कुछ भी सिखाते हैं, ही विल नेवर लर्न, वह कभी नहीं सीख पाएगा। ही विल नेवर लर्न, कभी नहीं सीख पाएगा, क्योंकि लर्निंग इज एन एक्टिव प्रोसेस। क्योंकि लर्निंग तो एक एक्टिव प्रोसेस है। आप सिखा रहे हो वो नहीं सीखेगा, जब वो खुद सीखेगा तब ही वो सीख पाएगा। आप कितना भी अच्छा उसको दे रहे हैं, यदि वो खुद एक्टिव नहीं है तो नहीं सीख पाएगा। इसी बात को ध्यान में रखते हुए हम आप लोगों को वार्म अप क्वेश्चंस देते हैं। उसके बाद हमने आपको बता दिया ये हमारा चैनल है इंग्लिश विद डॉक्टर अशोक शर्मा। इसकी जो पीडीएफ है वो आप लोगों को हमारे टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगी, और टेलीग्राम का चैनल का जो लिंक है वो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जरूर दे देता हूँ। आप वहाँ से पीडीएफ प्राप्त करें टेलीग्राम चैनल से। अब देखिएगा, आंसर टू द वार्म अप क्वेश्चन।
कल हमने लिखा था आप लोगों के लिए, कई बच्चों ने इसके आंसर दिए और बहुत सारों ने नहीं दिए। बेटा मैं आप लोगों से फिर एक बार अनुरोध करता हूँ कि आप लोग यदि सीखना चाहते हैं तो आप इसका आंसर जरूर कमेंट बॉक्स में लिखें, डिक्शनरी मैच करके लिखें, कहीं से भी इसका आंसर पता करके लिखें, साथी से पूछ के लिखें। आप लोग प्रयास करेंगे तब चीज़ें आप लोगों के लिए बेहतर होंगी, वरना मेरे पढ़ाने से आप लोगों को कुछ नहीं फ़ायदा होना है, किसी भी टीचर के पढ़ाने से नहीं होना है। मैं इस प्रकार का कोई दावा नहीं करता हूँ कि मेरे पढ़ाने से चीज़ें आप लोगों को समझ आ जाएंगी, ऐसा मेरा बिल्कुल भी भ्रम नहीं है। जब तक आप नहीं पढ़ेंगे तब तक कुछ समझ नहीं आना है, क्योंकि कोई भी आदमी किसी को कुछ भी नहीं सिखा सकता। हमारा तो आज का थॉट ही ये है। उसके बाद देखिएगा क्वेश्चन क्या था, वार्म अप क्वेश्चन हमारा कल का, इवन एज द वायरल पेंडेमिक, जैसा कि वायरल पेंडेमिक है भी, पेंडेमिक वैश्विक महामारी होती है, इस शब्द से तो आप सब लोग परिचित हो चुके होंगे अब तक। इवन एज द वायरल पेंडेमिक हैज क्रिपल्ड मैनी बिजनेसेस। क्रिपल का मतलब होता है किसी को अनेबल कर देना, किसी को अयोग्य बना देना। क्रिपल का मतलब होता है रेंगना, घुटनों पर आ जाना, यानी किसी को अयोग्य बना देना। क्रिपल्ड मैनी बिजनेसेस, इवन एज द वायरल पेंडेमिक ने बहुत ज़्यादा बिजनेसेस को क्या कर दिया है, क्रिपल कर दिया, कमज़ोर कर दिया है। इसके साथ ही, इवन एज का मतलब होता है साथ ही, इसके साथ ही इट हैज़ गिवन राइज टू अल्टरनेटिव इकोनॉमी, इसके साथ ही इसने गिव राइज होता है, टू गिव राइज किसी चीज़ को पैदा करना, इसके साथ ही इसने क्या पैदा की है, अल्टरनेटिव इकोनॉमी, वैकल्पिक अर्थव्यवस्था को भी पैदा किया है। ये होता है किसी भी चीज़ में पॉजिटिविटी देखने का, किसी भी चीज़ में सकारात्मक चीज़ देखने का। इसका मतलब ये होता है कि हालांकि वायरल पेंडेमिक ने बहुत सारे बिजनेसेस को क्रिपल कर दिया है, कमज़ोर कर दिया है, तहस नहस कर दिया है, इसके साथ ही, इवन एज का मतलब होता है उसके साथ ही होना, इट हैज़ गिवन राइज टू, इसने पैदा किया है, जन्म दिया है, इसके साथ ही इसने किसको पैदा किया है, वैकल्पिक अर्थव्यवस्था को भी पैदा किया है। तो ये इसका मीनिंग था। उसके बाद में देखिएगा आज का वार्म अप क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन को आप लोग कमेंट बॉक्स में लिखें। मेरा फिर अनुरोध है आप लोगों से कि आप जरूर से जरूर कमेंट बॉक्स में लिखा करो और सेशन को पूरा देखा करें। इस प्रकार का सेशन ये अपने आप में एक यूनिक सेशन है। इस सेशन को हमने साइकोलॉजिकली एंड साइंटिफिकली डिज़ाइन किया है। आप लोगों के लिए बच्चा ज़्यादा से ज़्यादा कैसे सीख सकता है, इस बात को ध्यान में रख के हमने डिज़ाइन किया है। इसलिए ये मात्र एक सेशन नहीं है, बल्कि अपने आप में एक बहुत ही वंडरफुल सेशन होता है, ताकि आप इससे बहुत सारी चीज़ें सीख सकें। देखिए क्या है इसमें, इसको सिर्फ मैं पढ़ के सुनाऊंगा, आप लोगों को ट्रांसलेट करना है। सुप्रीम कोर्ट हैज स्लैम्ड दिल्ली गवर्नमेंट फॉर डिसिप्लिनरी एक्शन अगेंस्ट ए विसल ब्लोइंग हेल्थ वर्कर who revealed dead bodies lying unattended in a patient ward at the capital city's largest COVID care hospital। इस सेंटेंस का आप लोगों को ट्रांसलेट करना है, इस सेंटेंस को आपको समझना है। बेटा कंप्रेहेंशन, बहुत सारे बच्चे कहते हैं सर जी हमारे कंप्रेहेंशन ठीक नहीं होते हैं, हम चीज़ों को समझ नहीं पाते हैं। तो बेटा प्रैक्टिस कीजिएगा आप लोग। टीचर आपको अगर समझा रहा है तो उससे टीचर को समझ आ रहा है। आप लोगों को समझ तब आएगा जब आप लोग प्रैक्टिस करेंगे। तो निश्चित रूप से गंभीर विद्यार्थी हैं वो इसका आंसर जरूर लिख के देंगे मुझे। और उसके साथ ही आज हमने नया भी शुरू किया है कि हिंदी का सेंटेंस आपको दे रहा हूँ। इस हिंदी के सेंटेंस को भी आपको क्या करना है, इंग्लिश में ट्रांसलेट करना है। ये टाइम्स ऑफ इंडिया के एडिटोरियल से हमने लिया हुआ है। गुरुवार को भारत ने चीन से अपनी गतिविधियों को LAC की अपनी तरफ तक सीमित करने को कहा है। आप सब जानते हैं कि LAC लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल जो भारत और चीन के बीच में सीमा है, इस सीमा पे अभी कन्फ्लिक्ट चला हुआ है, विवाद चला हुआ है। तो भारत ने चीन को कहा है कि वो अपनी गतिविधियां LAC के अपनी साइड तक सीमित रखें। ये LAC की उनकी साइड, ये अपनी साइड, तो अपनी गतियां यहाँ तक सीमित रखें। तो आप लोगों को इस सेंटेंस को इंग्लिश में ट्रांसलेट करना है। अब आते हैं हम आज के आगे में। ये द हिंदू
ये सेशन में हमने नाम दिया हुआ है इसका, ये सारी चीज़ें हम इसमें पढ़ते हैं। मैच द फॉलोइंग, ये देखिएगा इसमें पेरोनम्स और होमोनम्स हैं, कहाँ से? एसपी बक्सी की बुक से हैं। जिन जिन बच्चों ने एसपी बक्सी की बुक नहीं खरीदी हुई है, कम से कम वर्ड पावर के लिए आप एसपी बक्सी की बुक खरीद लें, बहुत शानदार बुक होती है। आप उस बुक को खरीद लें और उसको तैयार करें, मैं आपको तैयार करवाता हूँ उसको। पेरोनम्स और होमोनम्स होते क्या, देखिएगा ऐसे वर्ड जिनका प्रोनाउंसिएशन लगभग एक जैसा होता है लेकिन उसके मीनिंग में बहुत अंतर होता है। सभी एग्जाम्स में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। आज हमने 3 वर्ड लिए हैं। सबसे पहला है एक्सेस, ACCESS। एक्सेस का मतलब पहुंच होता है, तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा बी वाला, अप्रोच। एक्सेस ये होता है आवश्यकता से ज़्यादा होना। एक्सेस, EXCESS, एक्सेस यानी होता है आवश्यकता से ज़्यादा होना, तो इसका मीनिंग हुआ मोर देन नेसेसरी और डिजायर्ड। आवश्यकता से या इच्छा से ज़्यादा होना, जिसकी आपको आवश्यकता ही नहीं है इतना होना। फिर असेस होता है एक वर्ड, ASSESS, असेस। असेस का मतलब होता है जांचना, असेसमेंट जांच होती है या अनुमान होता है, तो इसका मतलब होता है इवेलुएट। इवेलुएट का मतलब जांचना और एस्टिमेट का मतलब भी क्या होता है? जांचना, पहचानना होता है। बेटा ये सेशन मैं दावे के साथ कह रहा हूँ कि इतना उपयोगी सेशन होने वाला आप लोगों के लिए। जिस बच्चे ने वास्तव में अंग्रेजी सीखनी है और उस बच्चे ने आज के सेशन को यदि पूरा देख लिया, वो आगे की कोई क्लास नहीं छोड़ने वाला है। ये हमारा दावा आप लोगों से। आज का सेशन आप पूरा देखिए और वास्तव में यदि आपको अंग्रेजी सीखनी है तो उसके बाद मेरे कहे बिना ही आप लोग हमेशा पूरा सेशन देखा करेंगे। अब देखो हमने इसमें क्या किया है। मानो आपने सीख लिया, ये तो सीख लिया तो एक टेस्ट रख लेते हैं आपका, छोटा सा टेस्ट यहीं रख लेते हैं। ये 3 क्वेश्चन हमने देखे हैं, इस सेंटेंस में आपको यूज करने हैं ऊपर वाले तीनों के तीनों सेंटेंस। ऑफ एवरीथिंग इज बैड, ऑफ एवरीथिंग इज बैड, हर चीज बुरी होती है। किसकी? सबसे अति हर जगह बुरी होती है। तो एक्सेस ऑफ एवरीथिंग इज, तो इसका क्या हो जाएगा आंसर? ये हो जाएगा मोर देन नेसेसरी, यानी हर चीज की अति क्या होती है? बुरी होती है। तो इसका मीनिंग हो जाता है एक्सेस ऑफ एवरीथिंग इज बैड, अति हर चीज की बुरी होती है। आवश्यकता से ज़्यादा कोई भी चीज़ होती है वो क्या होती है? बुरी होती है। यदि आप आवश्यकता से ज़्यादा पढ़ते हैं तो भी बुरा है, खाना खाते हैं तो भी बुरा है, सब समझते हैं इसको। आपको इट इज़ डिफ़िकल्ट टू हैव एन, ये मुश्किल है, टू हैव एन टू द प्राइम मिनिस्टर, इसका हो जाएगा एक्सेस यानी पहुँच। प्रधानमंत्री तक पहुँचना, पहुँच रख पाना थोड़ा मुश्किल होता है, डिफ़िकल्ट होता है, तो इसका आंसर हो जाएगा एक्सेस। एक्सेस यानी पहुँच होता है। तो मीनिंग हो गया। आप लोग खुद ट्राई करो पहले। आप लोग वीडियो को रोक के इसकी PDF लेके हमारे टेलीग्राम चैनल पे जाइएगा, पहले इसकी PDF लीजिएगा। PDF आप लोगों को लगभग 10 बजे रोजाना इसकी PDF मिल जाती है, लगभग 10 बजे। और सेशन कितने बजे होता है? 11 बजे। तो क्यों नहीं आप 10 बजे पहले जाके इसको पढ़ें, इसको सोल्व करने की कोशिश करें और फिर 11 बजे अपने आंसर्स मिलाएं। तैयारी करने का तरीका तो ये होता है, यदि आप वास्तव में तैयारी करना चाहते हैं तो। उसके बाद तीसरा देखिएगा, इट इज़ टू अर्ली, इट इज़ टू अर्ली, ये बहुत पहले है। टू द इफेक्ट ऑफ प्राइस राइज, प्राइस का मतलब कीमत होता है, राइजेस का मतलब बढ़ना होता है। कीमतों के बढ़ने का क्या करना? अनुमान लगाना या एवेलुएट करना, असेस करना, बहुत जल्दबाजी होगी। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? असेस हो जाएगा। इट इज़ टू अर्ली टू असेस द इफेक्ट्स ऑफ द प्राइस राइजेस। समझ में आ गई बात? ये पहला हमारा था। उसके बाद देखिएगा MB के जो प्रीवियस ईयर्स के सेट हैं, वो बैंक PO वाले जो सेट्स हैं वो करवा रहे हैं आप लोगों का भी। और उसमें SBI 1991 से कुछ क्वेश्चंस आए हुए हैं, कॉमन एरर के क्वेश्चंस। आप लोग पटवारी की भी अगर तैयारी कर रहे हैं तो भी आप लोगों को ये सारी चीज़ें चाहिए। आप लोग LDC की तैयारी कर रहे हैं तो भी आपको सही चाहिए। और स्पेशली जो हमारा ये सेशन डिज़ाइन करते हैं हम, ये सेशन SSC वालों के लिए होता है, IBPS वालों के लिए होता है, एयरफोर्स और नेवी के लिए स्पेशली ये सेशन हमारा होता है। देखिएगा सेंटेंस, देखिएगा इसमें कहाँ एरर है, देखिएगा आप लोग पहले आप लोग कर लें, उसके बाद मैं करवा देता हूँ इसमें। अतुल्स हैबिट, अतुल की हैबिट, अतुल्स हैबिट ऑफ डिलेइंग हिज वर्क, अपना काम में देरी करने की अतुल्स हैबिट।
अतुल हैबिट का मतलब होता है अतुल की हैबिट, कौन सी हैबिट? ऑफ डिलेइंग हिज वर्क, अपने काम में डिले करने की। देखो प्रीपोजिशन के बाद जो वर्ब आती है तो सामान्यतः अपने पास आईएनजी लेती है, तो कोई समस्या नहीं है। अतुल्स हैबिट, अतुल की हैबिट, ये भी कोई समस्या नहीं है। पुट हिज कलीग्स, उसने अपने कलीग्स को रख दिया टू ए लॉट ऑफ ट्रबल, किसमें? एक बहुत ज़्यादा समस्या में डाल दिया। किसमें डाल दिया? बहुत ज़्यादा समस्या में डाल दिया। इसका मतलब प्रोसेस बता रहा ना, एक सिचुएशन से दूसरी सिचुएशन में जब जाते हैं तो टू का प्रयोग नहीं होता, किसका प्रयोग होता है? इनटू का प्रयोग होता है। किसका प्रयोग होता है? इनटू का प्रयोग होता है। वैसे भी फ्रेज है पुट इनटू ट्रबल, फ्रेज है ये पुट इनटू ट्रबल, आप इसको नोट कर लीजिएगा कहीं भी। पुट इनटू ट्रबल, TROUBLE, क्या है ये फ्रेज? पुट इन, समस्या में डालना इसको कहते हैं पुट इनटू ट्रबल। तो पता चल गया कहाँ एरर है इसमें? टू के स्थान पे क्या होना चाहिए था? इनटू का प्रयोग होना चाहिए था। दूसरा देखिएगा, ऑन माई रिक्वेस्ट, मेरी रिक्वेस्ट पे जतीन इंट्रोड्यूस्ड मी, जतीन ने मुझे इंट्रोड्यूस करवाया टू हिज फ्रेंड, अपने फ्रेंड से, हु इज अ सिंगर, जो क्या है? एक सिंगर है, एंड ए साइंटिस्ट, और एक क्या है? साइंटिस्ट। एरर कहाँ देखिएगा? ऑन माई रिक्वेस्ट, ये सही होता है मेरी रिक्वेस्ट पर। ऑन माई रिक्वेस्ट, जतीन इंट्रोड्यूस्ड मी, ये भी सही है। किससे इंट्रोड्यूस करवाया? इंट्रोड्यूस के बाद में टू वर्ब आती है, सॉरी प्रेपोजिशन आती है, टू हिज फ्रेंड, ये भी सही है। हु, जो कि क्या है? देखो ये एक वचन है, तो हु के बाद में ये इज आ गया, ये भी कोई समस्या वाली बात नहीं है। हु इज सिंगर, जो क्या एक सिंगर है, एंड ए साइंटिस्ट, और एक साइंटिस्ट है। जब एक ही आदमी के लिए दो कॉमन नाउन यूज किए जाएं, यानी सिंगर और साइंटिस्ट, ये एक ही आदमी है, वही आदमी सिंगर और वही आदमी क्या है? साइंटिस्ट है, तो आप लोगों को क्या करना है? आर्टिकल का जो प्रयोग है वो दो के साथ नहीं लगाना। यानी आप ऐसे नहीं लिखेंगे कि ए सिंगर एंड ए साइंटिस्ट, SCIENTIST, ये दोनों चीज़ें आप लोग नहीं लिखेंगे, एक के साथ ही लगाएंगे यदि एक आदमी है तो। यदि आपने दोनों के साथ लगा दिया तो इसका सीधा सीधा मतलब ये होता है कि एक सिंगर और एक कौन है? साइंटिस्ट, दो आदमी है। जबकि यहाँ बताया हुआ है कि अपना उसका एक ही दोस्त है, देखो फ्रेंड है, टू हिज फ्रेंड। ठीक है, ये चीज़ें समझ में आ गई आप लोगों को। उसके बाद देखिएगा, अब हम पढ़ेंगे डबल ब्लैंक्स इन ए सेंटेंस। SP गुप्ता की बुक से पढ़ते हैं हम ये, और ये बैंक PO में बहुत बार पूछे जाते हैं। बैंक PO में ये बहुत बार पूछे जाते हैं, SSC वगैरह में भी आप लोगों को हेल्प मिलेगी। क्वेश्चन क्या है? ऑफ क्रॉप्स वॉज ड्यू टू कंटिन्यूअस, क्रॉप्स फसल होती है, वॉज ड्यू टू कंटिन्यूअस। अब आगे पढ़ेंगे हम किसके कारण, ड्यू टू के कारण होता है कंटिन्यूअस, लगातार। लॉस यानी नुकसान होता है, और एक वर्ड है ड्राफ्ट। इसका देखिएगा, इस पर इसका ट्रांसक्रिप्शन देखिएगा पहले, DRAUGHT, ड्राफ्ट। इसका ड्राफ्ट होता है, अगर आपका नहीं देखा हुआ तो आपको ड्राफ्ट बोलोगे इसको, ड्राफ्ट नहीं होता है, ड्राफ्ट होता है। और इसका मतलब क्या होता है मैं आपको नीचे बताऊंगा। दूसरा देखो, र्यून और ड्राफ्ट, DRAFT, ये दोनों वर्ड एक जैसे हैं। इन दोनों वर्ड का मतलब होता है हवा का झोंका। तो हवा का झोंका, तो इससे कोई मतलब नहीं है। कंटिन्यूअस हवा के झोंके से फसल थोड़ा ना खराब होगी, तो इसका तो कोई मतलब नहीं है, ये दोनों का ही कोई मतलब नहीं है। फेल्योर का मतलब होता है असफल हो जाना, और ड्राउट का मतलब होता है सूखा पड़ जाना। ये ड्राउट है, इसका मतलब होता है सूखा। फेल्योर यानी असफल हो गई है, फेल हो गई है कौन? फसल हो गई, किसकी वजह से? ड्राउट, सूखे की वजह से, तो ये हो सकता है। उसके बाद देखेंगे, देखो डेप्रिसिएशन का मतलब होता है मूल्यह्रास, किसी के मूल्य में कमी आ जाना। जिस तरीके से आपने गाड़ी खरीदी और उस गाड़ी को 5 साल बाद आप बेचते हो, तो उसमें क्या हो गया? डिप्रिसिएशन हो गया, उसके मूल्य में कमी आ गई। ड्रिफ्ट होता बहाव, ड्रिफ्ट क्या होता है? बहाव होता है। और ई है नन ऑफ दीज, इनमें से कोई नहीं। तो आप देखिएगा इसका सही आंसर क्या होना है। आप भी जानते हैं कि इसका सही आंसर होना है C, फेलियर ऑफ क्रॉप्स। फसल जो फेलियर हुई है वो किसकी वजह से थी? वॉज ड्यू टू कंटिन्यूअस ड्राउट। ये फेलियर हो गया, असफल हो गई, कौन? फसल असफल हो गई, किसकी वजह से? कंटिन्यूअस, लगातार सूखे पड़ने से। तो इसका सही आंसर जो है वो कौन है? C इसका सही आंसर होना है
आप लोगों को इस प्रकार की प्रैक्टिस करनी होगी इंग्लिश पढ़ने के लिए, इंग्लिश समझने के लिए। आप देखिएगा हमने इसका भी आप लोगों को मीनिंग लिख दिए और टेस्ट भी हो जाएगा। DRAUGST, इसको ड्राफ्ट कहते हैं, इसका ट्रांसलेशन भी ड्राफ्ट होता है, इसका भी ड्राफ्ट। द कोल्ड एयर दैट मूव थ्रू ए रूम, एक कोल्ड एयर होती है, ठंडी हवा जो रूम वगैरह के अंदर से चलती है, उसको क्या कहते हैं? ड्राफ्ट कहते हैं। ड्रॉट ये सूखा होता है, DROUGST। देखो अंतर देखिएगा, आज वैसे भी हमने होमोनिम्स पढ़े हैं, इसमें ए और ओ का ही अंतर है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट एग्जाम में कई बार पूछा जाता है। तो ये ड्रॉट है, इसका मतलब होता है लंबा, प्रोलॉन्ग पीरियड ऑफ लो रेन, कम वर्षा होने का लंबा समय, जिसको क्या कहते हैं? सूखा पड़ना कहते हैं। उसके बाद देखिएगा ड्रिफ्ट, हवा का तेज बहना क्या होता है? करंट ऑफ द एयर और वाटर। और डेप्रिसिएशन का होता है डीवैल्यूएशन, मूल्य का ह्रास होना। अब देखिएगा आपको समझ आया कुछ ये? यदि आपको समझ आया हो तो आपके पास 4 सेंटेंसेस हैं, इन सेंटेंसेस में इनको यूज करके देखिएगा। कैन यू क्लोज द विंडो, क्या आप विंडो क्लोज कर सकते हैं? आई एम इन ए, मैं हवा में हूं, तो उसका क्या लिख देंगे हम? ड्राफ्ट लिख दें, DRAFT, या फिर क्या लिख दें? DRAUGST। इसका सही आंसर ये हो जाएगा। ठीक है, आप लोग इसकी PDF प्राप्त कीजिएगा, तब आप लोगों को इसका वास्तव में फायदा जो होना है वो तब होगा जब आप इसकी 1 घंटे पहले, मैं आप लोगों को 10 बजे इसकी PDF उपलब्ध करवा दूंगा रोजाना, आप 10 बजे पहले इसको अच्छे से पढ़ लें, अच्छे से समझ लें, फिर देखना क्लास में कितना मजा आता है। आगे देखिएगा, द ऑफ द व्हीकल ऑफ द न्यू व्हीकल इज वेरी हाई, नए व्हीकल की बहुत ऊंची है, क्या है? मूल्य ह्रास होना, यानी एक बार आपने व्हीकल ले आए शोरूम से, फिर उसका मूल्य ह्रास बहुत ही तेजी से होता है, तो यहाँ डिप्रिसिएशन आ जाएगा। द डिप्रिसिएशन ऑफ द न्यू व्हीकल्स इज वेरी हाई। आगे देखिएगा, इज डेंजरस फॉर फार्मर्स, किसानों के लिए डेंजरस है, सिंस क्योंकि क्रॉप्स विल डाई विदाउट एनी वाटर, क्योंकि क्रॉप्स क्या हो जाएंगी? बिना पानी के मर जाएंगे, नुकसान हो जाएगा, तो इसमें क्या आ जाएगा? ड्राउट्स, सूखा जो कहते हैं, DROUGST। फिर ये देखिएगा, द ड्राउट ब्रॉट इकोनॉमिक, सूखे ने इकोनॉमिक रून्स टू लोकल फार्मर्स, तो इसमें क्या आ जाएगा? इकोनॉमिक रून्स ही आना चाहिए था, जो कि हमने इसमें पहले ही लिख दिया, तो खालिस्तान की जगह रून आना चाहिए था, जो इसमें आ गया इकोनॉमिक रून, यानी आर्थिक बर्बादी। अब आते हैं हम आज के सेशन में, कौन सा? द हिंदू एडिटोरियल। बेटा एक सेशन में आप इतनी सारी चीज़ें, वो भी एक ही सेशन में, और फिर आप अंग्रेजी में फेल हो जाएं, ये हो ही नहीं सकता। यदि आप ईमानदारी से 60 दिन तक यदि आप ईमानदारी से सेशन देखते हैं, इसकी PDF लेते हैं, PDF सोल्व करते हैं, तो आप फेल हो जाएं, ऐसा मैं मान नहीं सकता, क्योंकि मुझे इस प्रकार का पूरा अनुभव है कि बच्चे कैसे सीखते हैं, किस गति से सीखते हैं। तो आप लोग इसको, ये जो आर्टिकल है आपका आज का एडिटोरियल है, ये क्या है? भारत को अभी UNSC, यूनाइटेड नेशंस सिक्योरिटी काउंसिल का अस्थायी मेंबर बनाया गया है। भारत को यूनाइटेड नेशंस सिक्योरिटी काउंसिल का, यूनाइटेड नेशंस सुरक्षा परिषद, संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद का अस्थायी सदस्य चुना गया है, उसके बारे में आर्टिकल है। तो फॉरेन पॉलिसी से संबंधित आर्टिकल है। देखिएगा क्या आर्टिकल का, एट ए हाई टेबल, एट यानी प्रपोजिशन है पर, द हाई टेबल, टेबल का मतलब नाउन है, हाई इसका एडजेक्टिव है, ऊंची टेबल पे। और ऊंची टेबल का मतलब क्या है? यहाँ क्या है भाई? UNSC में सीट मिली हमें, UNSC यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल में जो सीट मिली है, उसकी जो टेबल है, उसके जो पद पे वहाँ है, उसके लिए वर्ड काम में लिया गया है एट द हाई टेबल। देखिएगा क्या लिखा हुआ, इंडिया मस्ट अडॉप्ट, ये इसकी सब हेडिंग है, इंडिया मस्ट अडॉप्ट वैल्यू बेस्ड पोजीशन, भारत को स्वीकार करनी चाहिए, भारत को अपनानी चाहिए। अडॉप्ट का मतलब होता है अपनाना, स्वीकार करना। इंडिया मस्ट अडॉप्ट, मस्ट मॉडल है, ऐसा करना ही चाहिए भारत को। क्या करना चाहिए? क्या अपनाना चाहिए? वैल्यू बेस्ड पोजीशन, वैल्यू का मतलब होता है मूल्य आधारित स्थिति को अपनाना चाहिए, स्थिति को लेना चाहिए। एट द UNSC, कहाँ पर भी? UNSC पर, एंड बी द वॉइस ऑफ द वीकर नेशंस, और वहाँ उसको क्या बनना चाहिए?
आवाज़ बनना चाहिए किसकी, वीकर सेक्शंस के, जो कमज़ोर नेशंस हैं। वीकर नेशंस का मतलब जो कमज़ोर नेशन है, भारत को वहाँ कैसी स्थिति लेनी चाहिए अपनी, वैल्यू बेस्ड, मूल्य आधारित स्थिति में जाना चाहिए भारत को वहाँ। और किसकी आवाज़ बनना चाहिए, जो कमज़ोर राष्ट्र हैं उन राष्ट्र की वहाँ आवाज़ बनना चाहिए। ऐसा भारत को कहा हुआ, कहाँ, यूनाइटेड नेशंस में। आगे देखिएगा, इंडियाज़ इलेक्शन, भारत का जो इलेक्शन हुआ है, भारत का जो चयन हुआ है, इंडियाज़ इलेक्शन टू द यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल, आर्टिकल 10 का प्रयोग किया जाना चाहिए, आप सब जानते हैं। इससे पहले भी देखो हमने यहाँ भी आर्टिकल 10 का प्रयोग किया है, द यूएनएससी, तो ये आर्टिकल 10 का प्रयोग होना चाहिए इनसे पहले, ऑर्गेनाइजेशन से पहले। इंडियाज इलेक्शन, भारत का इलेक्शन, भारत का चुनाव, टू द यूएन सिक्योरिटी काउंसिल, इसकी सिक्योरिटी सुरक्षा परिषद के लिए, एज ए नॉन परमानेंट मेंबर, किसके रूप में, नॉन परमानेंट, अस्थायी सदस्य के रूप में। भारत का चुनाव किसके रूप में, कहाँ, यूएन सिक्योरिटी काउंसिल, संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में, एज ए नॉन परमानेंट मेंबर, एक नॉन परमानेंट मेंबर के रूप में, इज अ सिग्निफिकेंट डिप्लोमेटिक विक्ट्री फॉर द कंट्री। ये है एक महत्वपूर्ण, सिग्निफिकेंट का मतलब होता है महत्वपूर्ण होना, वाइटल, VITL, वाइटल, इम्पोर्टेंट, सिग्निफिकेंट का मतलब वाइटल या इम्पोर्टेंट होता है, एक महत्वपूर्ण कूटनीतिक जीत है, विक्ट्री, जीत होती है देश के लिए, विच हैज, जो, ये विच देश के लिए है, विच हैज लॉन्ग बीन परसुइंग फॉर, जिसके जो लंबे समय से, पुशिंग फॉर का मतलब किसी चीज़ को धक्का देके आगे खिसकाना, किसी चीज़ के लिए ट्राई करना, जो बहुत लंबे समय से ट्राई कर रहा है, रिफॉर्म्स एट ग्लोबल इंस्टीट्यूशंस, जो देश, भारत जो लंबे समय से कोशिश कर रहा है, किसके लिए, रिफॉर्म्स एट ग्लोबल इंस्टीट्यूशंस, जो वैश्विक संस्थाएं हैं, जिस तरीके से WHO भी वैश्विक संस्था है, UNO भी वैश्विक संस्था है, इस प्रकार की संस्थाओं में क्या कर रहा है, मॉनेटरी फंड, MFI, ये भी क्या है, ग्लोबल जो है इंस्टीट्यूशन है, इनमें वैश्विक सुधार की बात हमेशा कोशिश करते रहे हैं, एट ग्लोबल इंस्टीट्यूशंस। ये गलत। अब देखिएगा इस ग्रामर क्या समझेंगे। सबसे पहले तो देखिए इसका सब्जेक्ट कहाँ है और वर्ब कहाँ है। वर्ब निश्चित रूप से इसमें इज है, इज वर्ब है, इसका मतलब इसका जो सब्जेक्ट होना है वो निश्चित रूप से कहाँ होना है, सिंगुलर होना है, एक वचन होना है। तो सब्जेक्ट है कहाँ, वो सब्जेक्ट ये है, इंडियाज इलेक्शन टू द, ये इसका सब्जेक्ट है। भारत का चुनाव किसके लिए, UN सेक्रेटरी काउंसिल के लिए, इज अ सिग्निफिकेंट डिप्लोमेटिक विक्ट्री, ये महत्वपूर्ण कूटनीतिक जीत है, फॉर द कंट्री, देश के लिए, जो कि लंबे समय से प्रयास कर रहे थे, किसके लिए, फॉरेन के लिए, सुधारों के लिए, एट ग्लोबल इंस्टीट्यूशंस, वैश्विक संस्थाओं में सुधारों के लिए प्रयास कर रहे थे। तो ये इसका मतलब हुआ। द विक्ट्री वॉज नॉट अनएक्सपेक्टेड, जो ये विक्ट्री जीत है, वॉज नॉट अनएक्सपेक्टेड, ये अप्रत्याशित नहीं थी, यानी इसकी आशा थी, ऐसा लग रहा था कि हम वहाँ जीत जाएंगे। अनएक्सपेक्टेड नहीं था, अप्रत्याशित नहीं था। अप्रत्याशित नहीं था इसका मतलब क्या था, ये प्रत्याशित था, ऐसी हमें एक्सपेक्ट थी, ऐसी हमें आशा थी। द विक्ट्री वॉज नॉट अनएक्सपेक्टेड एज इंडिया वॉज, जैसा कि भारत, एज इंडिया वॉज द, जैसा कि भारत, द ओनली कंटेस्टेंट, भारत अकेला प्रतिभागी था। कंटेस्टेंट का मतलब जो चुनाव लड़ रहा होता है, प्रतिभागी होना, अकेला प्रतिभागी था, फॉर द एशिया पैसिफिक सीट, किसके लिए, एशिया पैसिफिक सीट के लिए अकेला ही था। इसलिए ऐसा कुछ भी अप्रत्याशित नहीं कि भारत कैसे जीत गया, ऐसा जीतना ही चाहिए था। एशिया पैसिफिक, एशिया प्रशांत क्षेत्र के लिए। देखो इसमें जो बच्चे तैयारी कर रहे हैं SSC वगैरह के, वो जानते हैं कि अलग अलग क्षेत्रों के लिए वहाँ अलग अलग सीटें निर्धारित होती हैं, उन क्षेत्रों से आदमी को चुनाव लड़ना होता है। तो भारत ने एशिया पैसिफिक क्षेत्र से जो था तो उसके लिए अकेला ही था। बट द इंडियन फॉरेन पॉलिसी इस्टेब्लिशमेंट, लेकिन भारत की जो भारतीय विदेश नीति संस्थान है, इंडियन पॉलिसी फॉरेन पॉलिसी इस्टेब्लिशमेंट, विदेश नीति जो संस्थान है,
टुक नो चांस, उसने कोई चांस नहीं लिया, एज जैसा कि द इलेक्शन वुड बी डन बाय सीक्रेट बैलेट, क्योंकि इलेक्शन कैसा होने वाला था, सीक्रेट बैलेट से होना चाहता है, सीक्रेट यानी गुप्त, SECRET, सीक्रेट बैलेट से होने वाला था, गुप्त मतदान से होने वाला था। कहाँ? एट द UN जनरल असेंबली, UN जनरल असेंबली में। एंड 2/3 ऑफ, बहुत अच्छा एरर है, 2/3 नहीं होता है, 2/3 होता है, 2/3 जब ये आगे काउंटेबल होता है 2/3 होता है। 2/3 ऑफ द वोट्स, 2/3 वोट वर नीडेड, उनकी आवश्यकता थी, प्लूरल है इसलिए वर आ गया, फॉर विक्ट्री, और जीत के लिए 2/3 की आवश्यकता थी। मतदान गुप्त मतदान से होना था, कहाँ होना था? जनरल असेंबली में, और 2/3 इसकी आवश्यकता थी, इसलिए उसने कोई चांस नहीं लिया। इंडिया सिक्योर्ड, इंडिया ने सिक्योर किया, प्राप्त किया, द सीट, सीट को हथियाया, प्राप्त किया, विद 184 वोट्स, किसके साथ? 184 वोट्स के साथ थे, इन द 193 स्ट्रॉन्ग जनरल असेंबली, 193 सदस्यों की असेंबली में, स्ट्रॉन्ग स्ट्रेंथ संख्या वाली में। देखो एक क्वेश्चन ये भी आ गया कि जनरल असेंबली में फिलहाल कितने लोग हैं, कितने सदस्य देश हैं, तो 193। देखो एडिटोरियल पढ़ने की वजह ये होती है कि इसमें बहुत सारी चीज़ें करंट की होती हैं, और हम लोग बहुत जल्दी ही एक करंट का सेशन भी इस चैनल पे शुरू करने वाले हैं, बहुत जल्दी। और करंट भी आप लोगों को वो करंट मिलने वाला है जो वास्तव में एग्जाम में पूछा जाता है, बेवजह का करंट नहीं। ऐसा नहीं कि कुछ भी घटित हुआ कल उसी को बच्चों को बता दिया मात्र प्रभावित करने के लिए, ऐसा कुछ नहीं। बहुत अच्छा कंटेंट आप लोगों को मिलने वाला है। मैक्सिको नॉर्वे एंड आयरलैंड वर ऑल्सो इलेक्टेड, ये भी चुने गए। पैसिव वॉइस का सेंटेंस है, वर प्लस इलेक्टेड, बी प्लस थर्ड फॉर्म, इनको भी चुना गया एज नॉन परमानेंट मेंबर्स, किसके रूप में? नॉन परमानेंट मेंबर्स के रूप में। वाइल जबकि मैक्सिको वन, इसको वन नहीं बोलेंगे, क्या बोलेंगे? वन। जबकि मैक्सिको ने जीता लैटिन अमेरिका सीट अनकंटेस्टेड, निर्दलीय, निर्विरोध। अनकंटेस्टेड का मतलब होता है निर्विरोध, बिना किसी चुनाव के, बिना किसी कंटेस्ट के। नॉर्वे एंड आयरलैंड अमर्स्ड विक्टोरियस, नॉर्वे और आयरलैंड भी, अमर्स का मतलब कम आउट ऑफ, कम आउट एज, प्रकट होना, विक्टोरियस विजयी रूप में, फ्रॉम अ 3-वे कंटेस्ट, 3 तरीके से, 3 आयामी जो कंटेस्ट चुना हुआ था, फॉर द ईस्टर्न यूरोप एंड अदर्स ग्रुप सीट, ईस्टर्न यूरोप और अदर ग्रुप की जो सीट थी उसके ऊपर। कनाडा फेल्ड, कनाडा असफल रहा टू विन इनफ वोट्स इन दिस ग्रुप, और कनाडा को इस ग्रुप में पर्याप्त वोट नहीं मिले, इसलिए वो यहाँ नहीं जीत पाए। नाइदर केन्या नॉर जिबूती, देखो ये ग्रामर है यहाँ, नाइदर के बाद हमेशा नॉर आना चाहिए। नाइदर केन्या नॉर जिबूती, न तो केन्या और न जिबूती, विच वर कंटेस्टिंग, जो कौन है? विच वर कंटेस्टिंग द सीट, तो क्या कर रहे थे? सीट कंटेस्ट कर रहे थे, फ्रॉम अफ्रीका, कहाँ से? अफ्रीका से। 1/2 मेजोरिटी, उनको भी 2/3 मेजोरिटी बहुमत होता है, उनको भी 2/3 बहुमत मिल गया। दे विल फेस, क्या है? इनको नहीं मिला, नाइदर का मतलब न तो इनको मिला और न इनको मिला, इसलिए दे विल फेस अनदर वोट, इसलिए उनको क्या करना पड़ेगा? दूसरा वोट फेस करना पड़ेगा, क्योंकि जीतने के लिए 2/3 बहुमत की आवश्यकता होती है, और 2/3 बहुमत इसमें मिला नहीं, इसलिए उनको वापस से वोट को फेस करना पड़ेगा। इंडिया शॉट, सिख की सेकेंड फॉर्म है, चाहना, खोजना। इंडिया शॉट द सपोर्ट ऑफ मेंबर कंट्रीज, भारत ने मेंबर कंट्रीज की, सदस्य देशों की सपोर्ट चाही, सपोर्ट हेल्प चाही, बाई हाईलाइटिंग, क्या करके? हाईलाइट करते हुए, किसको? इट्स कमिटमेंट, अपने कमिटमेंट को, अपनी प्रतिबद्धता को हाईलाइट करते हुए, टू, प्रतिबद्धता किसके लिए? मल्टीलेटरलिज्म, बहुपक्षीयता एंड रिफॉर्म। उसने कहा कि 2-पक्षीय देश नहीं होगा, विश्व 2-पक्षीय नहीं, बहुपक्षीय होगा। 2-पक्षीय मतलब अमेरिका और रूस की चले, ऐसा नहीं है 3-पक्षीय अमेरिका, रूस और चीन की चले, बल्कि छोटे छोटे देशों को भी क्या मिलेगा? स्थान मिलेगा इस प्रकार, और उसमें क्या होगा? सुधार होगा। भारत ने इस प्रकार की व्यवस्था के लिए, इस प्रकार के अपने कमिटमेंट को दोहराते हुए, हाईलाइट करते हुए लोगों से क्या मांगी थी?
सपोर्ट मांगी थी। तो ज़्यादा भी लंबा वीडियो पर नहीं करेंगे, यहीं समाप्त करते हैं। यदि आपको चीज़ें ठीक लगी हो तो अपने साथियों के साथ ज़रूर से ज़रूर साझा करें, और चैनल को यदि आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक यू वेरी मच।